जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 2 नवंबर 2024 और आइए आज के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, वीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लस ज्ञान सर के स्पेशल पेड कोर्सेज जो है वो शुरू हो चुके हैं। बैच को ज्वाइन कर लीजिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जा रही है। बैच बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का और इसका राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का शुरू हो चुका है। और नए बैचेस की जानकारी के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से टेलीग्राम के चैनल है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स और काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। सो आज कौन से टॉपिक्स इनके बारे में बात करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो सैनिटेशन वर्कर की प्रोफाइलिंग से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने CSEAM के बारे में क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग को इलेक्शन पर होने वाले खर्चों पर सुधार करना है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। फिर इसके अलावा आज की डेट में आपको ऑलरेडी पता है यार, क्लाइमेट चेंज का इशू हमें देखने को मिल रहा है कि सी लेवल जो है वो राइज होता जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें कोस्टल ट्रीज यानी कि समुद्र के तट पे जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर इसके अलावा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए बिना समय वेस्ट किए हुए फटाक से सेशन को शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गाइस, उसने एक सर्वे जो है वो किया है जिससे कि वर्कर्स जो भी हैं, जो भी सीवेज टैंक को, जो होता है ना कि गटर वगैरह, नाली वगैरह को जो साफ करते हैं, तो उनकी जो है वो प्रोफाइल बनाई जाएगी, यानी कि उनकी एक लिस्टिंग जो है वो की जाएगी, उनका डेटा जो है वो बनाया जाएगा। ये सर्वे जो है ये बेसिकली नमस्ते प्रोग्राम का एक पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है वर्कर्स जो है उनकी सेफ्टी पर फोकस करना, प्रमोट करना कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स का उपयोग करें जिससे कि उनकी हेल्थ खराब ना हो, जिसको अपन प्रोटेक्टिव गियर्स बोलते हैं। फिर डेटा जो है ये बता रहा है कि लगभग 38,000 वर्कर्स में से 91.9% जो वर्कर्स हैं वो SC ST OBC कैटेगरी के हैं। और आपको शायद पता हो, पिछले महीने भी इसी प्रकार की सेम न्यूज आई थी जिसमें इसके बारे में चर्चा हुई थी। जो महीनों से फॉलो कर रहे हैं उनको इसके बारे में पता होगा, और जो आज से ही सेशन को देखना शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक महीने के अंदर आपके पास जो है वो एक अच्छा खासा नॉलेज का भंडार हो जाएगा, बट आपको सिर्फ रेगुलर रहना है। तो देखिए, अब ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कितने परसेंट SC हैं, कितने परसेंट OBC हैं, कितने परसेंट ST हैं, या कितने परसेंट जनरल कैटेगरी से लोग हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि बैकवर्ड सोसाइटी या बैकवर्ड कम्युनिटी, जिसकी अगर हम बात करें, कम्युनिटी इज द राइट वर्ड, बैकवर्ड कम्युनिटी से जो आने वाले जो लोग हैं वो इसमें सबसे ज्यादा हैं, राइट। किसमें? सेप्टिक टैंक को क्लीन करने की एक्टिविटी में, सीवेज टैंक को क्लीन करने की एक्टिविटी में। फिर इसमें 2019 से 2023 के बीच में जो ये नाली के अंदर उतर कर जो सफाई करते हैं, तो उसके कारण से इन लोगों की 377 लोगों की डेथ हुई है, ये एक आंकड़ा बता रहा है। नमस्ते प्रोग्राम को 2023-2024 में लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई डेंजरस मैनुअल प्रैक्टिसेस को खत्म करना। जो भी लोग जो है वो बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के नाली में उतर जाते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए और मशीनरी का उपयोग जो है वो किया जाए, इस पर मेनली फोकस किया जाता है कि इस प्रकार से जो गंदगी है वो साफ करने में रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो, मशीनरी का इस्तेमाल हो। अभी जो हमें देखने को मिला कि सेप्टिक टैंक वर्कर्स जो हैं उनकी प्रोफाइल तैयार की, उनका एक डेटाबेस जो है वो तैयार किया गया, ये भी इसी का एक पार्ट था, जिससे कि उनको ट्रैक किया जा सके, उनको समय समय पर उनको स्किल्स बताई जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके, ये इंश्योर किया जा सके कि किसी प्रकार के हेल्थ के रिस्क में तो नहीं आ रहे हैं वो। और अभी तक 3,326 अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, नगर पंचायत, नगर पालिका, उन्होंने वर्कर्स की प्रोफाइल करना शुरू करी है। और इसमें लगभग हम लोग को जो वर्कर्स देखने को मिल रहे हैं वो 38,000 हैं। 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने अपनी प्रोफाइलिंग की प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 31,999 ये जो सीवेज वर्कर्स जो हैं वो वैलिडेटेड हो चुके हैं, मतलब कि ठप्पा लग चुका है, उनका कार्ड बन चुका है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है उनका, और 2.26 करोड़ रुपीस जो है
कैपिटल सब्सिडीज के तौर पर प्रोवाइड की जा रही है 191 बेनिफिशरीज को, राइट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा 413 सैनिटेशन वर्कर्स और उनकी जो फैमिली है उनको 10.6 करोड़ जो है वो एज अ सब्सिडी के तौर पर मिला है सैनिटेशन रिलेटेड इनिशिएटिव्स के लिए। इसके अलावा काफी सारी स्टेट्स इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, मेघालय, वेस्ट बंगाल, इनको अभी भी प्रोफाइलिंग करना बाकी है। इन्होंने अभी तक प्रोफाइलिंग जो है वो नहीं करी। तमिलनाडु, ओडिशा जो है वो सेपरेट प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं। तो ये चीज है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डेटा नहीं दे रहे हैं, उनका खुद का अपना प्रोग्राम है। अब ये सब चीजें आपको डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते प्रोग्राम क्या है वो आपको पता होना चाहिए था इस आर्टिकल के अंदर, बस। अब इसके अलावा हमें SRMS से नमस्ते में जो है वो क्या करना है, ट्रांजिट करना है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर से नमस्ते में जो है वो ट्रांजिट करना है। मतलब कि उनके हेल्थ, उनकी सेफ्टी, डेटा कलेक्शन, ये सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। बस यही चीज थी और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर इसके अलावा कुछ इनोवेशन है, जैसे कि ड्राई टॉयलेट्स हुए, इकोलॉजिकल सैनिटेशन सिस्टम जिसको इको सैन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऐसे जो टॉयलेट्स होते हैं और इस प्रकार की जो इनोवेशन है नए नए, तो उससे जो है ये मैनुअल क्लीनिंग जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाती है। फिर इसके अलावा इसी प्रकार से और भी दूसरी कंट्रीज ने जो है वो अपनी सैनिटेशन वर्कर्स की कंडीशन जो है वो इंप्रूव कर दी है। और इसका मतलब साफ साफ ये है कि पूरे दुनिया भर में सैनिटेशन वर्कर्स की हेल्थ पर, सेफ्टी पर भी जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। तो बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसमें कुछ ज्यादा था नहीं समझने का। नमस्ते प्रोग्राम क्या है वो आपको ध्यान में रखना था। और हमारी कंट्री में आज भी बैकवर्ड कम्युनिटी में सबसे ज्यादा लोग जो है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं। और अगर याद रख सको तो इतना याद रख लो कि 350 से ज्यादा लोगों की, एग्जैक्ट फिगर 377 है जो हमने देखा, बट एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखना है। आप ये ध्यान में रखो कि मोर देन 350 पीपल डाइड जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस जो है वो कर रहे थे। गॉट इट? नेक्स्ट, अब ये CSEAM क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज मटेरियल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है कि दोबारा से डिफाइन करो क्रिमिनल लायबिलिटी। किस मामले में? चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज मटेरियल के मामले में। और ये कहा है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है ना कि कुछ ऐसी पोर्नोग्राफी होती है जिसको हम लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि किसी प्रकार से बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, हरास कर रहा है, तो ऐसी कुछ भी चीज देखना, स्टोर करना, अपने पास रखना, खरीदारी करना, उस मामले में जो है वो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी पॉस्को अधिनियम के तहत, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत। बात समझ में आ रही है आपको? ये जजमेंट जो है ये रिवर्स करता है कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो कि मद्रास हाईकोर्ट ने दिया था, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप देख रहे हो, अगर मतलब कोई ऐसी चीज, गतिविधि को आप देख रहे हो, तो वो मतलब और ये अपराध नहीं है। मतलब कि अगर आप उसको, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अगर देख रहे हो या चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है उन सब चीजों को आप देख रहे हो, तो वो अपराध नहीं है। कैसे नहीं है भाई? इंसान देख के ही तो चीजें जो है वो सीखता है। अब सोचो आप लोग कितने मतलब दरिंदे हो चुके हैं यार। मतलब लोगों को मजा आ रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। सोचिए, अब दरिंदगी की हद देखिए आप। तभी तो फिर हमें न्यूज जो है वो देखने को मिलती है कि छोटी सी बच्ची तक को जो है वो नहीं छोड़ा, 3 साल की बच्चियों के साथ जो है वो दुष्कर्म किया गया है कि नहीं? ये क्यों देखने को मिलता है? क्यों न्यूज आती है ऐसी? क्योंकि ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी कब होती है? जब एक व्यक्ति का माइंडसेट जो है वो क्रिएट होता है। और वो कब क्रिएट होगा? जब उस चीज को देखेगा, उसमें इन्वॉल्व होगा। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर कोई व्यक्ति अपने पास इस प्रकार की चीजें रख रहा है, इस प्रकार का मटेरियल रख रहा है, तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था कि वो कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है। भाई क्यों नहीं है? बिल्कुल है। और यही इसी चीज को अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, राइट। और आज की डेट में हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी का टर्म यूज नहीं करते हैं,
उसकी जगह CSEAM टर्म यूज होता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे, जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज मटेरियल। मतलब ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से और बड़ी चीज हो गई कि कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि किसी प्रकार से बच्चों का शोषण हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कोई भी ऐसा मटेरियल, तो वो सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में सिर्फ कंटेंट आएगा, विजुअल मटेरियल आएगा, बट CSEAM के अंदर और भी काफी सारी चीजें आ सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में अवेलेबल है इलीगल तरीके से, राइट, जो किसी प्रकार से बच्चों को एक्सप्लॉइट कर सकती है सेक्सुअली। कुछ डिवाइसेस होती हैं, राइट, काफी सारी चीजें। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अडल्ट आप लोग हो ही चुके हो तो आपको पता है इन सब चीजों के बारे में। तो आज से आपको क्या सीखना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं बोलोगे, CSEAM बोलोगे, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज मटेरियल। समझ में आया? बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री, देखो लिखा दुर्व्यवहार सामग्री। ऐसी कोई भी मटेरियल जो है जो चाइल्ड अब्यूज में या चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में उपयोग में लिया जाता है, तो वो है अपराध। तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की और वेल डिफाइंड बड़ी डेफिनेशन है। समझ में आ गया पूरी तरीके से चीज है। अब इसके अलावा पॉस्को अधिनियम के तहत पेनाल्टीज हैं कि कोई भी जैसे इस प्रकार का आइटम रख रहा है, अपने पास प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सेक्शन 14 इसका कहता है कि पेनाल्टीज हैं अगर एक्सप्लॉइटेटिव पर्पस के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो और भी सख्त कार्रवाई होगी। कोई व्यक्ति अपने पास इस प्रकार का अब्यूज मटेरियल स्टोर करके रखता है, पर्टिकुलरली किसके लिए, कमर्शियल गेन के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो और भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। और फिर और ये ड्यूटी है कि भाई आपको रिपोर्टिंग करना है हर एक इंडिविजुअल, एक कंपनी को, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी फर्म, कि वो टैकल करे ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन को। इसलिए तो इवन इन यूट्यूब ऑल्सो, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब हम अपनी तरफ से कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं ना, तो उसमें एक वार्निंग आती है हमारे पास, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके पास, कि क्या ये मटेरियल अबव 18 का है या अंडर 18 का है। तो उसको हमें मार्क करना पड़ता है। कोई मटेरियल के अंदर कोई आपके कंटेंट में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में इन्वॉल्व हो, तो नो, ये सब चीजें तो ये सभी कंपनीज करती हैं। आजकल वो नहीं हो रहा, OTT प्लेटफॉर्म पे भी आप देखिए चाइल्ड सेफ्टी लॉक और ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 67B जो है IT एक्ट का, इसमें पेनाल्टी है 5 साल की जेल है और 10 लाख रुपए का फाइन है अगर पहली बार कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के साथ पकड़ा जाता है, या CSEAM उसके पास अगर है। और फिर आगे चल के 5 से 10 साल की सजा हो जाएगी रिपीटेड वायलेशन के लिए। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के बारे में उन्होंने बात करी और ये कहा कि भाई डेफिनेशन जो है CSEAM की और भी इन्होंने क्लियर कर दी है, और ये भी कहा है कि इसको और तरीके से जो है वो कानूनी तौर पर डिफाइन किया जाए। कुछ टर्म भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनकोइट ऑफेंस, यानी कि जो अधूरे अपराध हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर चाइल्ड अब्यूज मटेरियल के ऊपर कंट्रोल रख रहा है अपना, चाहे वो देख रहा हो, शेयर कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट कानून, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार से कानून स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। फिर इसके अलावा स्टेट को सेक्शन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है, इसमें स्पेशल प्रोविजन जो है बच्चों की देखभाल के लिए जो है वो करने की बात की गई, उनके कल्याण के लिए करने की बात की गई है। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, ये सभी चीज इन्वॉल्व है। आर्टिकल 39 क्लॉज E और F में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें स्टेट को कहा गया है कि बच्चों को जो है वो अब्यूज से बचाना है। ये स्टेट का, गवर्नमेंट का जो है वो काम है। इंश्योर करना है कि उनकी अच्छी, मतलब जब वो बड़े हो रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, तो अच्छी हेल्दी तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। स्टेट की ड्यूटी आर्टिकल 47 के तहत पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, प्रिवेंट करना,
एक्सप्लॉइटेशन को प्रमोट करना, चाइल्ड वेलफेयर को, बच्चों के कल्याण को प्रमोट करना। अब ये जो जजमेंट आया है उससे पॉस्को अधिनियम और ज्यादा मजबूत होगा। इसमें मेनली जो है फोकस जो है वो किसके ऊपर किया जा रहा है? विक्टिम के ऊपर, राइट। रोल जो है वो टेक्नोलॉजी फर्म्स का जो है वो और वो हो गया है, बढ़ गया है कि अब उनको और स्ट्रिक्टली जो है वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी वेबसाइट में अगर इस प्रकार के मटेरियल मिल जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। टर्म्स को बेटर तरीके से क्लैरिफाई जो है वो कर दिया है और बेहतर तरीके से अब यूज किया जाता है CSEM का इन प्लेस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब आप मुझे लिखकर बताओ, बिना वीडियो को पीछे किए या बिना देखे कहीं से, CSEM का फुल फॉर्म क्या है? अभी के अभी वीडियो पॉज करो, अभी के अभी लिखकर बताओ। ठीक है, अब देखो ये लिमिटेशन जो है वो क्या है, तो इस जजमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट नहीं किया गया है कि क्या एक्सप्लॉइटेटिव है या क्या कंसेंशुअल है। अब यार देखो, कंसेंशुअल तो कुछ होता नहीं। कंसेंशुअल मतलब समझते हो आप कि जैसे कि सहमति पूर्ण, कंसेंसस बोलते हैं ना हम लोग, सहमति। तो भाई यार ऑब्वियस सी बात है यार, 18 ईयर से कम की उम्र अगर है किसी की, यानी कि कोई माइनर है, तो और किसी मेजर ने उसके साथ अपराध किया है या मेजर ने उनके साथ कोई भी संबंध बनाए हैं, तो वो कभी भी कंसेंशुअल नहीं होता है कानूनी तौर पे। यस, ठीक है। अब इसमें यही बताया जा रहा है कि भाई इससे तो टीनेजर के एक्शन जो है वो रिस्क में आ जाएंगे। नहीं बॉस, टीनेजर के एक्शन रिस्क में जो है वो आएंगे जरूर, ऑब्वियस सी बात है, बट एक्शन गलत है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्राइम है ना भाई। क्राइम क्राइम होता है, सही या गलत नहीं होता, क्राइम क्राइम होता है। तो कानूनी नजरिए से आपको चीजों को समझना और देखना जरूरी है। अब इससे जो है वो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस और बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा हर एक चीजें, थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें पेनाल्टी की बात की गई है, हार्मफुल कंटेंट को हटाने की बात नहीं की गई। भैया जब पेनाल्टी होती तभी तो हार्मफुल कंटेंट जो है वो हटेगा ही हटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भाई अभी 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दो कि जो भी जो है वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, या उसकी गाड़ी जब्त कर दी जाएगी हमेशा के लिए। लोग बहुत तरीके से फिर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कोर्ट ने एडवाइस किया है कि सभी जुडिशियल ऑर्डर्स और लेजिस्लेशन जो है वो रिप्लेस कर दें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को CSEAM के साथ। और सेक्स एजुकेशन की भी जो है बात की गई है कि भाई स्कूल्स वगैरह में प्रॉपर सेक्स एजुकेशन जो है वो दिया जाए। इवन पेरेंट्स भी इस पर जो है वो काम करना शुरू करें, और करते भी हैं कुछ पेरेंट्स, बट कुछ पेरेंट्स अभी भी झिझकते हैं। बट एक पर्टिकुलर एज के बाद गुड टच बैड टच क्या होता है ये बच्चों को सिखाना जरूरी होता है। फिर ऑब्लिगेशन टेक फॉर्म्स के लिए जो है वो और बढ़ गए हैं। अब जो मैंने भी आपको बताया, पब्लिक के बीच में और अवेयरनेस हो रही है CSEAM से रिलेटेड, है ना। और इसमें यह भी कहा गया कि काउंसलिंग करो, रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड कराओ, CBT जैसी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, राइट। विक्टिम्स के लिए भी, ऑफेंडर के लिए भी, कि जिसने अपराध किया भाई वो भी, उसकी भी काउंसलिंग हो मेंटली, क्योंकि वो खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है। क्योंकि जो आदमी इस प्रकार से बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं उसका भाई मेंटल दिक्कत है उसको। तो सजा का पात्र तो बनेगा वो, नो डाउट। इसका मतलब ये नहीं कि सजा नहीं देंगे, बट उसको भाई सुधार गृह इसी को तो कहा जाता है कि भाई सुधारा जाएगा। ये चीजें हैं। तो ये था बॉस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। इसमें बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें ये टर्म आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अब आपको ऑलरेडी पता लग ही गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अब ये चीज बोल दी है कि भाई मद्रास हाई कोर्ट ने तो बोला था कि देख रहे हो, इंटेंशन क्राइम करने का नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इंटेंशन वहीं से तो डेवलप होता है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। चलिए, आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्शन पर बहुत खर्चा होता है। जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के 2024 के हमें देखने को मिले, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा टोटल खर्चा जो किया गया, सोचो 1 लाख करोड़ रुपए यूनाइटेड स्टेट्स के 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को क्रॉस कर दिया है, जिनका एस्टीमेट था लगभग 16 बिलियन US डॉलर, या 1,36,000 करोड़ रुपए। सोचिए आप, हम खर्चे के मामले में इलेक्शंस में यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो पीछे कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट के मामले में हम खुद पीछे हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन।
आजकल तो भैया इलेक्शन का खर्चा तो काफिले से नजर आता है कि लाइन से चल रही है स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर। अब देखो इलेक्शन कमीशन ने एक्सपेंडिचर लिमिट सेट की हुई है कैंडिडेट्स की, ये याद रखना है आप लोग को। 95 लाख रुपीस लोकसभा सीट के लिए, 75 लाख रुपए छोटी स्टेट्स के लिए, और असेंबली सीट के लिए 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं कैंडिडेट्स, और 28 लाख रुपए छोटी राज्यों में अगर है तो ये लिमिट है भैया, ये इलेक्शन कमीशन ने सेट की हुई है। बट आपको पता है काला पैसा पूरा लगता है यहाँ पे, इतने में तो रुकते नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। आज की रेट में कोई भी कैप नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग के ऊपर इलेक्शंस के दौरान। अनरिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। खर्चे एक्सपेंडिचर जो है वो बड़े बड़े हैं। पहले 25,000 रुपए हर एक कैंडिडेट का था 1951-52 जनरल इलेक्शन में, और अब 300 गुना ज्यादा हो गया। देखिए आप, 95 लाख इलेक्शन कमीशन खुद बोल रहा है। तो सोचो जब 1 करोड़ तक इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, तो 5-10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ कोई वो नहीं है इनके लिए खर्चा करना। बड़े बड़े शोज ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लोगों को पैसा बांटा जाता है, खर्चा किया जाता है, दिखावा किया जाता है, और फिर इन्हीं सब लोगों से जो है वो आम जनता से पैसे लूट लिए जाते हैं, डेवलपमेंट को रोक लिया जाता है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में एवरेज कॉस्ट पर वोट का जो है वो चला गया था 1400 रुपए। सोचिए आप, एक वोट के लिए लोग 1400 रुपए तक फेंकने के लिए रेडी थे, एक वोट के लिए। सोचिए आप, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एडवर्टीजमेंट के ऊपर होती है, इलेक्शन से पहले प्रमोशंस होते हैं, कई बार यूट्यूबर्स को खरीद लिया जाता है कि हमारे बारे में बताइए। आजकल यही चल रहा है। कंपैरिजन करें तो इलेक्शन फाइनेंसिंग यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो इंडिविजुअल, कंपनीज, पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज ये कंट्रीब्यूट करती हैं। सुपर पीएसी यानी बड़ी बड़ी हम लोग को कमिटीज देखने को मिलती हैं जिनके पास स्पेंडिंग लिमिट होती नहीं है, लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड खर्चा कर सकते हैं वो। होता यही है ना। यूके के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टी, यूके के अंदर उसकी भी स्पेंडिंग कैप है। ये बोलते हैं 54,010 पाउंड तक जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्चा होगा। 35 मिलियन पाउंड जो है वो पूरे पार्टिसिपेशन में खर्चा होगा कैंडिडेट्स के ऊपर। वहां पर भी लिमिट लगाई गई है। सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको हमारी ये ध्यान में रखना है कि इलेक्शन कमीशन ने लिमिट दे रखी है, और आपको तब पता है ही ऑलरेडी बताने की मुझे क्या आवश्यकता। आप जानते ही हो कि अनलिमिटेड खर्चा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। चैलेंजेस भी हैं। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्पेंडिंग लिमिट जो है उनकी अच्छी खासी रहती है, स्मॉलर पार्टीज की या जो निर्दलीय कैंडिडेट जो होते हैं उनकी नहीं होती। बट भाई, जो पहली चीज तो जो खड़ा ही हो रहा है इलेक्शन में, तो उसको इतना पता होता है कि खड़े होने में ही उसका इतना पैसा जो है वो लगेगा, क्योंकि दिखावा तो करना पड़ेगा ना बॉस। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सपेंडिचर लिमिट के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज के। ये बढ़िया बढ़िया एडवर्टीजमेंट करते हैं, बड़े बड़े अपने पूरे शहर में जो पोस्टर्स लगवा देते हैं, पुतले लगवा देते हैं, शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, हर जगह प्रचार चल रहा होता है। बर्थडे पे आप देखते हो किसी का बर्थडे हुआ तो उसी पे जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ये तो वो बात हो गई, है तो इलेक्शन जीतने की बात हो गई, तो क्यों नहीं करेंगे। फिर यही है करप्शन, क्विड प्रो क्यो रिस्क जो हम लोग को देखने को मिलता है। हाई इलेक्शन कॉस्ट जब होगा तो क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किससे आता है? कंपनी से आता है। कंपनीज बोलती है हम आपको फंड करेंगे, बट एक बार आप जीत जाओगे तो हमारे लिए फिर पॉलिसीज बनाओ। यही तो होता है। फिर क्या सुधार किए जाए? पहली चीज तो आपको एक्सपेंडिचर खर्चे के ऊपर सीलिंग लगाना जरूरी है। विजिलेंस ऑफिसर होने चाहिए निगरानी रखने के लिए कि कौन पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा कर रही है। इसलिए तो अभी अभी बीच में वो आ गया था ना कि और ये आप हो गया है लागू कि जो भी ये फ्लेक्स वगैरह लगते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, उसमें जो पोस्टर कहाँ से छपा है उसका एड्रेस होगा उस बंदे का, किस किस क्षेत्र, मतलब किस जगह से ये पोस्टर छपाया गया है, तो उसका एड्रेस रखना जरूरी है।
जिससे कि स्पेंडिंग लिमिट पता लग सके। बट ठीक है, घोटाले तो बड़े बड़े हो जाते हैं, बट इस पर कड़ी निगरानी करना बहुत जरूरी है। ये है, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। देखो लिखा है ना, इंट्रोड्यूस करो रजिस्ट्रेशन थर्ड पार्टी कैंपेनर्स की रिक्वायरमेंट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी, एक लॉ कमीशन 1999 का था, जिसने रिकमेंड किए थे कि गवर्नमेंट जो है वो आधा खर्चा गवर्नमेंट अपनी तरफ से करे। तो भाई गवर्नमेंट का वैसे ही पैसा नहीं है, कहां से खर्चा करेगी गवर्नमेंट? पैसा नहीं है मतलब दिखाने के लिए कि पैसा नहीं है, बट दबाने के लिए बहुत पैसा है। गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट को बैन कर दो 6 महीने के लिए, इलेक्शन से पहले बैन कर दी तो हो गया, फिर तो इनका काम सत्यानाश हो जाएगा। बैन नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट नहीं होगा तो लोगों को पता कैसे लगेगा? तो प्रचार तो इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला मैं नहीं मानता कि ये एक अच्छा स्टेप होगा, बट हाँ ये जरूर ध्यान में रखना। अब देखो, जिसके पास, कहानी वही है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा, वो व्यक्ति जो है, ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा खर्च करने की कैपेसिटी है, ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर लेगा। उसकी वजह एक ये होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे करो आप, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, तो ठीक रहेगा। कि भाई आज की डेट में जैसे ही सोशल मीडिया है ही, तो लोग जो है वो भर भर कर पोस्टिंग करते हैं, तो वो बंद कराओ सबसे पहले तो। दूसरी चीज कि कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेगा अपनी तरफ से। गवर्नमेंट का एक वेबसाइट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की एक वो होना चाहिए, जैसे यूट्यूब है तो वैसे ही एक चैनल है ना, जहां ये ट्विटर पे तो गवर्नमेंट अपना हैंडल करती है पूरा काम प्रचार वगैरह का, तो वैसे ही कि हर एक कैंडिडेट्स को उस प्लेटफॉर्म पर अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें और कुछ था नहीं ज्यादा समझने लायक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके बारे में आपको क्या ही बताना, आपको ऑलरेडी पता है कि क्लाइमेट चेंज जो पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो एक स्टडी, और आपको पता ही है उसके कारण सी लेवल बढ़ता है, समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो इसमें जो है वो पेड़ जो समुद्र के तट के आसपास रहते हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। पहले ये कहा गया था कि कुछ पेड़ की प्रजाति जो है उनको बेनिफिट होगा पानी के लेवल बढ़ने से, और कुछ स्ट्रगल करेंगे। बट रिसर्चर जो है उन्होंने डेंड्रो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का उपयोग किया, जिसमें मशीन लर्निंग की मदद से ट्री की ग्रोथ को जो है वो एनालाइज किया, उसके पैटर्न को एनालाइज किया अलग अलग एरियाज पे, कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्री का ग्रोथ कैसी होगी, सी लेवल ज्यादा होगा ट्री की ग्रोथ कैसी होगी, बारिश होगी तो ट्री की ग्रोथ कैसी होगी। तो जब ये उन्होंने एनालाइज किया तो ये इस निष्कर्ष पर आके पहुंचे हैं। क्या? सबसे पहली चीज तो पेड़, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एलिक्स ओपाका की, अमेरिकन हॉली जिसको हम लोग बोलते हैं, अब ये तेजी से बढ़ रहा था पानी लेवल के बढ़ने से। फिर प्रजाति जैसे कि हम लोग को ये पाइनस टाइडा देखने को मिलती है, लोबलो लोबलोली लोबलोली पाइन या पिच पाइन, इस प्रकार की प्रजाति जो है, इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो कुछ प्रजाति को फायदा हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है। और कोस्ट में जो मौजूद जो प्रजातियां हैं, पेड़ हैं, ये बेसिकली सी लेवल जैसे ही राइज हो रहा है तो वो अपने आप को उस अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पा रहे हैं। और कुछ प्रजाति जो है वो सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी को अवॉइड करने के लिए आइलैंड के नजदीक जा रही है। मतलब वहां, अब देखो ऑब्वियस ही बात है, पेड़ जहां पर रहेंगे वहां पर प्रजाति तो रहेगी। मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूं, फ्लोरा की, है ना, मतलब एनिमल, इंसेक्ट्स, ये सब। तो हाई सैलिनिटी होगी भाई, खारा पानी ज्यादा होगा तो वो उस तरफ लैंड की तरफ जो है वो शिफ्ट होंगे। बट पेड़ तो चल के जा नहीं सकता। इसका साफ मतलब ये कि जो पेड़ हाई सैलिनिटी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, जो पेड़ की स्पीसीज, वो वहां से खत्म हो जाएंगी और फिर वो उस क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये चीज हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। बस यही था फैक्ट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये आपसे पूछा जा सकता है डेंड्रो क्रोनोलॉजी जो है वो क्या है। तो ये बेसिकली एक, जो पेड़ में हम लोग को जो रिंग्स देखने को मिलती है ना, वो पेड़ की एज बताता है, शायद आपको पता होगा। और वो ये भी बताता है कि कितनी तेजी से पेड़ जो है वो ग्रो किया है पास्ट में। तो ट्री की रिंग्स जो है वो पीरियड होता है गुड ग्रोथ का या फिर स्ट्रेस का। जितनी मोटी रिंग्स होंगी इसका मतलब है कि पेड़ अच्छा है, हेल्दी है।
और पतली अगर रिंग्स होंगी तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी रहा है। फिर मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग इन्होंने जो है वो किया और उससे अलग अलग कंडीशन में जो है वो कि ट्री की रिंग्स जो है वो कैसे डेवलप होंगी उसका आकलन किया इन्होंने। और सी लेवल तो आपको पता ही है कि बहुत तेजी से राइज जो है वो करेगा। 1993 से सी लेवल राइज जो है वो डबल हो गया और 3 गुना ज्यादा हो जाएगा 2050 तक। ये चीज बताई जा रही है। कोस्टल फ्लडिंग के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जो है वो आ रही हैं। ठीक है। इंडिया की कोस्ट लाइन आपको ऑलरेडी पता है 7,516.6 किलोमीटर, ये तो याद रहना चाहिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल को बहुत खतरा है और देख ही रहे वहां पे साइक्लोन्स, फ्लडिंग, ये सब इश्यूज देखने को मिल ही रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, जैव विविधता खत्म होती जा रही है। कोस्टल एरियाज के मैनेजमेंट के लिए सरकार का मिस्टी इनिशिएटिव था एक, जिसके थ्रू हम लोग मैंग्रोव को जो है वो लगा रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंग्रोव जो है वो समुद्र से जो तूफान आता है उससे बचाता है, फ्लड से बचाता है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान हमने तैयार किया। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट पर हम काम कर रहे हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन के नोटिफिकेशन आते हैं, 1, 2, 3 आपने देखा होगा। ठीक है। बट कुछ चुनौतियां भी हैं कोस्टल फ्लड को मैनेज करने की, क्योंकि ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है, टूरिज्म खत्म हो जाता है, फिशरीज का नुकसान होता है, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंच जाता है, बायोडाइवर्सिटी काफी सारी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं। दैट्स इट। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। तो गाइस ये स्टेम सेल जो है वो ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले करता है। तो यहाँ पर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात हो रही है और उसके म्यूटेशन की बात हो रही है। और रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है साइंस ट्रांसनेशनल मेडिसिन में, जिसने ऑफर किया है, मतलब हमें कुछ बताया है कि किस प्रकार से डोनर का स्टेम सेल जो है वो चेंज होता है और म्यूटेट होता है ओवर द टाइम। यानी कि किसी ने अगर किसी दूसरे से स्टेम सेल लिया है तो उस दूसरे व्यक्ति का स्टेम सेल जो है वो कुछ समय में जो है वो म्यूटेट करेगा, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये कब होता है? जब ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये स्टडी के अंदर लॉन्ग टर्म सर्वाइवर जो है इसका हम लोग को देखने को मिलता है। और ये बेसिकली बता रहा है कि ये म्यूटेशन रेट जो होता है वो काफी तेजी से जो है होता है और इसमें इसके रिजल्ट्स भी जो है वो आने वाले समय में काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में। रिसर्चर्स ने स्टडी की 16 डोनर रेसिपिएंट के पेयर को, और जिन्होंने ये ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस से होकर गुजरे थे, और बताया गया कि ऑब्जर्व ये किया कि म्यूटेशन रेट का मतलब चेंज होने का रेट जो होता है जीन्स के अंदर, तो वो क्लोनल हेमाटोपोइसिस म्यूटेशन से प्रोन था। अब क्लोनल मतलब बिल्कुल सिमिलर, जो सिमिलर हम लोग को देखने को मिलते हैं सेल्स, यानी कि दोनों ही डोनर और रेसिपिएंट के जो स्टेम सेल है वो सिमिलर नजर आए। और 2% पर ईयर डोनर के अंदर और 2.6% पर ईयर जो रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये रिजल्ट जो है वो सजेस्ट ये कर रहा है कि एक स्टेबल रेट है म्यूटेशन का, यानी कि सदियों तक भी अगर आप रहोगे, मतलब रिसर्च करोगे तो स्टेबिलिटी जो है वो एक नजर आएगी इसके म्यूटेशन में। बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर कुछ खास। इसमें यही है कि स्टडी हमें बता रही है कि स्टेम सेल जो है वो म्यूटेट जो है वो कर जाते हैं, बस इतना सा आपको समझना है और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप साइंटिस्ट आपको बनना नहीं है, आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, जैसे कि ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं। राइट, स्टेम सेल जो होता है वो बॉडी के फंक्शनल सेल होते हैं। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और इसमें बीमारियां जो होती है ना, काफी सारे लोगों की जो क्रॉनिक लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं वो स्टेम सेल को ट्रीट करके ठीक किया जा सकता है। ये अलग अलग टिश्यूज जो होते हैं, ब्लड मसल्स जो होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, उनको रीजनरेट का काम करते हैं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ये बोन मैरो में लोकेटेड होते हैं, बोन के अंदर। ठीक है। और ये सभी प्रकार के ब्लड सेल टाइप में जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। और इन सेल को पहली बार स्टडी किया गया था 1950s में। और इसकी ट्रांसप्लांटेशन की एक प्रोसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जिसके तहत काफी सारी जो क्रॉनिक बीमारियां, लंबे समय तक होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि ल्यूकमिया हो गई, राइट, तो इस प्रकार की बीमारियां जो है वो ठीक हो सकती हैं। ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड खतरा भी हम लोग को देखने को मिलता है कई बार, जो रिसीवर होता है उसकी हेल्थ पर कई बार खतरा हो सकता है,
कि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो सूट ना करे तो। और बट हालांकि बता रहा है कि इसके म्यूटेशन रेट जो है वो काफी स्टेबल है, यानी कि इसमें कॉपी करने का जो रेट है इसका अपने स्टेम सेल को या चेंज करने का रेट जो है वो काफी स्टेबल है, तो वो थोड़ा सा इस पर रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो ये चीज। अब ऐसे ही स्टेम सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ट्राई करिएगा इसका आंसर देने की कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा, अभय के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये, एंटी सबमरीन। अब ये एंटी सबमरीन शैलो वाटर वॉरफेयर जो क्राफ्ट है अभय, इसमें 80% से ज्यादा इसके जो मटेरियल लगा हुआ है वो भारतीय है। तो डिफेंस की फील्ड में जो है हम लोग सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और शेलो वाटर नाम से में आ रहा है तो इसका ऑपरेशन शेलो वाटर पर होता है मेनली। अभय जो है ये बेसिकली रिप्लेस करेगा जो अभी अभय क्लास जो कॉर्वेट जो सबमरीन है हमारी उसको। तो ये एक नई सबमरीन इंडिया की हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, याद रखिएगा। ये बेसिकली सबमरीन नहीं, मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, मतलब कि एक वेपन आप जो है वो कह सकते हो, एंटी सबमरीन वाला वो। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। बाकी ये स्टेम सेल से रिलेटेड ही एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसका आंसर लिखने की 150 वर्ड्स में। अब मैं मिलूंगा आपसे मंडे वाले दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।